पार्टी के महामंत्री श्री आनंद कुमार जी, श्री रविशंकर जी, निर्मला जी, श्री तरुण विजय और श्रीकांत जी, मित्रों, मुझे बताया गया कि जो हमारे मीडिया सेल के प्रभारी हैं देश में विभिन्न प्रांतों में, जहां से यात्रा निकलनी है, आज दिन भर की उनकी बैठक हुई है और बैठक का अंतिम सत्र में समारोह में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। बाद में मुझे पता चला कि मीडिया सेल के अपने प्रभारियों से जब बातचीत होगी तो उसको सुनने के लिए मीडिया के प्रतिनिधि भी रहेंगे। अक्सर जब हमारी मीडिया सेल की बैठक होती है तो हम लोग ये रणनीति बनाते हैं कि अपना कि कार्यशैली, मीडिया सेल की फंक्शनिंग, मीडिया के साथ संबंध और किस प्रकार से अपना विचार रखना है। और कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं कि मीडिया के बारे में अपनी क्या राय है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मौजूदगी में बतलाया जाएगा, ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं। मीडिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि ये कठिन जिम्मेवारी मुझे दी गई है। इस परिवर्तन के साथ साथ हम ये समझ लें कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि का, राजनीतिक दल का, राजनीतिक व्यक्ति का, घटना का और मीडिया का बहुत निकटतम संबंध बन चुका है। ये जो संबंध इसलिए भी है कि सार्वजनिक गतिविधियां हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं। राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक चर्चा का, जानकारी का विषय रहता है और एक मीडिया ऐसा माध्यम है जो उनको देखता है, समझता है, परखता है, सूंघता है और फिर एक बड़े श्रोता, वाइडर ऑडियंस के पास उसको लेकर जाता है। आज के बदलते युग में और ये यात्रा के संबंध में भी याद रखें कि मीडिया की भूमिका में एक परिवर्तन भी आया है। पहले हमें लगता था कि मीडिया के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा है तो सैटेलाइट टेलीविजन का पड़ा। जो एक कन्वेंशनल मीडिया था उसमें और उसके स्वरूप में एक अंतर आया। सैटेलाइट टेलीविजन, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सबका यात्रा के साथ क्या संबंध है, बाद में उसके साथ जोड़ के आपको बतला दूंगा। सैटेलाइट टेलीविजन 24 घंटे चलता है, बहुत बड़ा प्रभाव है, विभिन्न भाषाओं में चलता है और कैमरा जो होता है वो अपने स्वभाव का एक तंत्र है। मैं यहां 1 घंटा भाषण दे दूं और उसमें बहुत अच्छी बातें कह दूं, कितनी भी अच्छी रहे हो, कैमरा के लिए भी और कैमरा के श्रोताओं के लिए भी वो अपने आप में बहुत रुचि का विषय नहीं होता। लेकिन भाषण के दौरान मैं 2 बातें कोई विचित्र प्रकार की कर दूं तो तुरंत कैमरा की रुचि जागती है। इसका दूसरा परिणाम यह है कि सारा दिन चलता है और जो समाचार सारा दिन देख लिया, अगले दिन समाचार पत्र में क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए समाचार पत्र में जो प्रिंट मीडिया है
केवल उसको घटना लिखनी है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। घटना के पीछे की कहानी, घटना के साथ कोई जुड़ी हुई कहानी, प्रिंट मीडिया फिर उसकी तलाश में होता है। जो अब पिछले दिन लोगों ने टेलीविजन में देख लिया, उसी को अगर दोहरा दे तो शायद पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी। और अब ये तीसरा जो इंटरनेट मीडिया आ रहा है, अब तो धीरे धीरे इंटरनेट एडिशंस भी आएंगे। कईयों के चल चुके हैं। पहले लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर बैठ के देखते थे, ब्लैकबेरी में देखते हैं, आईपैड पे देखते हैं। वो इंस्टेंट मीडिया है। अब इस दुनिया में हम लोग इस यात्रा का जो आयोजन किया है, जिसका मार्गदर्शन माननीय आडवाणी जी करेंगे, और दिन भर आपको अपने प्रमुख नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और अनंत कुमार जी ने उसकी जानकारी दी है। एक इस रिश्ते में जो पॉलिटिकल इवेंट का और मीडिया का रिश्ता होता है, यह संबंध भी दोहरे प्रकार का होता है। एक तरफ आपको लगता है कि हमारे इवेंट का प्रचार हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, कोई लाइव दिखला रहा है, कोई बड़ी खबर छाप रहा है, कोई छोटी छाप रहा है। और दूसरी ओर संघर्ष दूसरे प्रकार का भी है कि आपका प्रयास रहेगा मीडिया सेल के प्रभारी होने के वजह से कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। और कई बार, जैसा मैंने कहा, एक वास्तविकता है मीडिया के स्वभाव की। उनको लगेगा कि भाई मुद्दे तो बहुत छाप लिए और बहुत सुन लिए, क्या इसके साथ कोई दूसरा विवाद है जो छाप सकते हैं। और एक प्रकार से अपनी यात्रा के साथ ये भी एक स्वाभाविक संबंध आगे बढ़ता जाएगा। ये वास्तविकता है और इसलिए इसी के साथ ये संबंध आगे बढ़ता है। ये हमारे मीडिया के मित्र भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, सबको इस वास्तविकता की जानकारी है और इसमें कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। उनकी एक मीडियम का एक स्वरूप है, हमारी एक आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि इस संबंध में से और इन सीमाओं के, विद इन दीज लिमिटेशंस, एक प्रयास है जिसको अभी आनंद जी कह रहे थे कि देश का एक राजनीतिक एजेंडा स्वाभाविक रूप से बन रहा है और उस राजनीतिक एजेंडा में से एक सुशासन और स्वच्छ राजनीति को लेकर आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से यह यात्रा का आयोजन है। और हम लोगों ने तय किया है कि इस एजेंडा को हमने तय करना है, इस एजेंडा को डिफाइन करना है। कभी भी एजेंडा अचानक हम चाहें तो बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी एक पृष्ठभूमि रहती है। कहीं बहुत स्वच्छ सरकार चल रही हो, अच्छी सरकार चल रही हो, और हम तय कर लें कि हमने एजेंडा बदलना है, तो हम कभी बदल नहीं पाएंगे। कई बार हालात और राजनीतिक माहौल जो है उस एजेंडा को तय करता है। और पिछले एक वर्ष में, पिछले कई वर्षों से रहा था, इस देश का जो एजेंडा है वो इस मोड़ तक पहुंचा है। पॉलिटिकल एजेंडा इन दिस कंट्री हैज इन द लास्ट 1 year कन्वर्ज्ड टू
the issues of good governance and clean governance. कई घटनाओं का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। अब इन दोनों को आप आज के संदर्भ में एक घटना हुई उसके संदर्भ में भाप के देख लें। पूरे देश में अच्छे शासन की आवश्यकता है, लेकिन सबसे अधिक अगर अच्छे शासन की आवश्यकता कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। वहां उसका महत्व इसलिए भी है कि वहां विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलते हैं, संघर्ष होते हैं, और हम लोग अच्छे शासन के माध्यम से उस राज्य में एक विकास का, अच्छे शासन का अगर देश उदाहरण बना सकता है तो स्वाभाविक है कि वहां की राजनीतिक परिस्थिति पर भी उसका असर पड़ेगा। ये जो घटना हुई है जिसने 5 दिनों से विवाद चल रहा है कश्मीर घाटी श्रीनगर में, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्यों हो गई, नेचुरल डेथ थी या अस्वाभाविक थी, मैं उस सब विवाद में नहीं जाता। जांच होगी, वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, पता चल जाएगा। लेकिन एक तथ्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता कि इस प्रकार के विवादित व्यक्ति जिनकी कार्यशैली विवादित है, जिनके सब संबंध में बिचौला शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये किस तरह के राजनीतिक नेताओं के आसपास होंगे। ये जितने भी कांड हुए, स्कैंडल्स हुए, स्कैम्स हुए, कारण उसके पीछे यही होता है। सरकारें बनती हैं एक उद्देश्य से और आप बाद में ऐसे लोगों के जखड़े में आकर फिर नैतिक और राजनीतिक भूल करने लग पड़ते हो। सच में वहां के मुख्यमंत्री से को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि बाकी विवाद छोड़ दें, अपने दल में और स्वयं अपने परिवार के आसपास, पिताजी पुत्र दोनों के आसपास, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैड यू ब्रॉट अराउंड योरसेल्फ। बड़े पद पे बैठे हुए लोगों का किसको दूर रहना है, यह इस घटना में से संदेश निकलता है। और ऐसे उदाहरण आपको बीसीओ मिलेंगे। कैश फॉर वोट्स क्यों हुआ? उन्नीस सौ 93 के घटना के बाद यह लगता था कि बहुमत नहीं है। सच में जब वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया तो स्पष्ट था कि सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सारी सरकार, प्रधानमंत्री जी समेत, हम अपना बहुमत सदन में साबित करेंगे। उनको लगता था कि हम लोग साबित करने में सफल होंगे, और सफलता के पीछे जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो केवल एकमात्र था कि विपक्ष के लोगों का यहां दल बदल करवाएंगे, दल बदल नहीं तो उनको एब्सटेन करवाएंगे, वो गैर हाजिर हो जाएं। और लोकसभा में 19 सदस्य इस श्रेणी में थे जो गैर हाजिर थे या जिन्होंने दल बदल करके वोट दिया, और सबसे अधिक प्रभाव पैसे का था। किस प्रकार के तरीकों का, किस प्रकार के लोगों का इसमें प्रयोग है। और फिर हम कहें कि भाई देश की जनता चिंतित है। प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ सीमित संख्या में संपादकों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सरकार के बारे में ये kहा जाता है कि जैसे हम इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार रहे। क्या कारण है कि ये छवि लोगों के मन में पड़ी? ये जो 2G की कहानी है अपने आप में समाप्त नहीं हो रही, और न समाप्त होने के पीछे भी कारण यही है
कि एक स्वभाव बन गया है कि किसी प्रकार से सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। हम क्यों दोष दे रहे हैं बाबा रामदेव पे या श्री अन्ना हजारे पे? जब वो आंदोलन कर रहे थे श्री अन्ना हजारे, तो यह कहा जा रहा था यह गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुकूल तो हर कुछ संसद में होना चाहिए। आज केंद्र में जो हुआ, उसके बाद गोवा में जो कल हुआ, जो संसदीय व्यवस्था है कि कोई सीएजी की रिपोर्ट आएगी, कोई सरकारी रिपोर्ट आएगी, वो पीएसी में जाएगी, एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब इस सरकार के लिए एक तकलीफ का साधन बन गई है। पीएसीज हैव बिकम एन इनकन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट। और जो अपेक्षा थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज देश भर में सरकारी खजाने का प्रयोग कैसे होता है इसकी जांच करके सही निष्कर्ष सदन के सामने रखेंगे, इसलिए एक प्रकार से पीएसी की संस्था के ऊपर एक आक्रमण हो रहा। संसदीय व्यवस्था पे हम ये कर दें, इसके कितने उदाहरण हैं। मुझे याद है कि जब बोफोर्स का कांड हुआ था तो श्री शंकरानंद के नेतृत्व में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। उस जेपीसी ने यह कह दिया कि यह कोई कमीशन या किकबैक नहीं था, यह वाइंडिंग अप चार्जेस थे। आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरी संसदीय व्यवस्था का दुरुपयोग करें। जितना कुछ, हालांकि गलत कहा है तो दिल्ली पुलिस ने कहा है, हमारे सांसदों पे मुकदमा नहीं चल सकता था, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने कहा वो तो संसदीय कमेटी ने भी नहीं कहा था। संसदीय कमेटी ने कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भ्रष्टाचार के माध्यम से जीता गया है, इसका संकेत तक नहीं दिया था। पीएसीज की एक के बाद एक केंद्र में, प्रांतों में अगर परिस्थिति ये करेंगे तो क्या अपेक्षा है कि लोग फिर हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे? आप सीबीआई को एक प्रकार से राजनीतिक तंत्र के रूप में, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करें। इन सब कारणों की वजह से आज का जो पॉलिटिकल एजेंडा बना है पिछले एक वर्ष से, यह पॉलिटिकल एजेंडा एक प्रकार से आपको जनता ने स्वयं अपने एजेंडा को तय कर लिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, राजनीतिक दलों के पास ताकत थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, मैंने उसमें भाग लिया था, उसके पीछे भी जो ताकत थी उसमें भी राजनीतिक दलों की बड़ी ताकत थी। लेकिन ये जो आंदोलन चले हैं, इनके पीछे राजनीतिक दलों की ताकत इतनी नहीं थी। राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ जाते होंगे, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाते होंगे, लेकिन सच में आप दोपहर को तय करो और शाम को दूसरे स्थान पर 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाए और देश में कई स्थानों पर हो जाए, यह इस बात का संकेत है कि इस देश का नया राजनीतिक एजेंडा इस देश की जनता अब तय कर रही है। और इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध, एक करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए विभिन्न संस्थाओं की एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनाने के लिए ये इस यात्रा के पीछे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के साथ जितने हमारे प्रभारी आए हैं उनको याद रहे, इसका संकेत केवल ये 2G या कैश फॉर वोट्स नहीं होगा। फॉरेन अकाउंट्स, विदेशों में खातों में पड़ा हुआ पैसा, इसको लेकर पिछले 2-3 वर्षों से पार्टी आंदोलन कर रही है देश भर में। मैं मानता हूं कि इस देश में चुनाव सुधार जिस मात्रा में होने चाहिए थे नहीं हुए। आज भी एक बहुत बड़ी चिंता भारत के लोकतंत्र की है कि राजनीति में ताकत, सबसे अधिक ताकत किसी में होती है, शक्ति होती है,
तो वो संसद में होती है, दलों में होती है, सरकारों में होती है। लेकिन समाज में जो अच्छे लोग चुन के आने चाहिए, अभी उस प्रयास में हम सब सफल नहीं हुए राजनीतिक लोग। द बेस्ट आर नॉट एंटरिंग पब्लिक लाइफ। इसलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया, चुनावों में धन का प्रयोग, एक दो चीजें अच्छी हुई चुनावों में, प्रचार सामग्री में साधन जुटाना वो कम हो गया। बूथ कैप्चरिंग की जो एक परंपरा बनी थी इस देश में, वो अपने आप में कम हो गई, लगभग समाप्त हो गई। लेकिन आज भी धन का प्रयोग बहुत अधिक है। कई बार वो दिखता नहीं है, तले के नीचे है, बिलो द सरफेस है। और इसलिए ये सारे विषय इस प्रकार के हैं कि इन सब पे चर्चा और इस पे एक जन जागरूकता इसके स्पष्ट रूप से सामने आए। और केवल कोई लोकपाल का कानून पारित हो जाएगा, उससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं। हमारे देश में न्यायिक सुधार, कोई भ्रष्टाचार करता है तो महीनों के अंदर उसको सजा होनी चाहिए, उसकी जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था की यह स्थिति है कि शीघ्र से शीघ्र उसमें न्याय मिल सकता है? क्या हमारी जांच एजेंसियों की यह स्थिति है कि वो राजनीतिक दबाव में आए बगैर इस प्रकार के निर्णय करती हैं? अगर यह परिस्थिति नहीं है तो निश्चित रूप से कभी तो इसके संबंध में चर्चा हो और आरंभ करके, इसके दो लाभ हैं। जनमत इस विषयों पे ऊपर संगठित हो और इन्हीं विषयों में से हमारी अपनी पार्टी का एजेंडा भी कार्यकर्ता तक पहुंचता है, आम जनता तक पहुंचता है। और जो जनता की इन विषयों में सोच है, जो आज की तारीख में हमसे पीछे नहीं है, हमसे दो कदम आगे है, हम भी उसके समीप पहुंचने का एक प्रयास करते हैं। अब जब ये विषय आएंगे, इसके साथ साथ इस देश में सुशासन का विषय भी है। और सुशासन के विषय पे अभी भी बहुत सुधारों की आवश्यकता है, बहुत सोच की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि सरकार के संबंध में विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के संचालन की दृष्टि से आज हम बहुत बड़ी कठिनाई के सामने खड़े हैं। आपने पढ़ा होगा, कल के अखबार में था कि हमारे देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, और सबसे बड़ा जो विभाग है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें भी धीमापन आया है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हमेशा कल्पना यह रहती थी कि जब धीमापन अर्थव्यवस्था में आता है तो कीमतें नीचे जाती हैं, और उसके पीछे कारण यह है आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, लोगों की आमदनी कम होती है, कुछ लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं, उद्योग बंद हो जाते हैं, दुकान पे ग्राहक नहीं आता, हर नागरिक की, गृहिणी के जेब में या बटुए में पैसा कम होता है, खरीदारी कम होती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। ये बहुत कम उदाहरण है इतिहास में कि धीमापन भी आ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं। उन्नीस 1964 में ब्रिटेन में यह हुआ था, और वहां की डिबेट में वहां के एक सांसद थे इयन मैक्लॉयड, तो उन्होंने अपने भाषण में यह चर्चा की थी स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। इन दोनों का मेल नहीं, लेकिन हमारे यहां हो गया। यही स्थिति हमारे देश में है, और जिससे एक नई आर्थिक शब्दावली का प्रयोग हुआ था, स्टैगफ्लेशन। ये उस व्यक्ति ने किया था सन 64 में।
आज ये परिस्थिति कि कीमतें बढ़ रही हैं और आर्थिक गतिविधि अपने आप में कमजोर पड़ रही है। अब ये सारे, और इसके लिए जो आपको कदम उठाने हैं वो हम लोग कदम नहीं उठा पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना देश में, उसमें धीमापन आया है। अगर एनडीए सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से करना है, इसका एजेंडा उसने देश के सामने रखा था और आरंभ जो हुआ वो अच्छा आरंभ था, लेकिन यहां प्राथमिकताओं में नहीं आया। आज कई ऐसे विषय हैं सुशासन को लेकर जो अपने आप में बहुत चिंताओं के विषय हैं। इसलिए माननीय आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो यात्रा आरंभ हो रही है, मैं इस यात्रा का स्वरूप देखता हूं आरंभ होने के बाद पूरे देश में जाएगी। संगठनात्मक गतिविधि भी है। स्वाभाविक है कि इससे एक लाभ होता है कि जहां जहां जाएगी वहां वहां संगठन बहुत सक्रिय होगा, बड़े कार्यक्रम होंगे और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी इसकी वजह से खूब बढ़ेगी। यह हमारे संगठन को लाभ है। लेकिन इस देश का राजनीतिक एजेंडा तय करना है, राजनीतिक बहस और चर्चा के विषय तय करने हैं, यह भी उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की दृष्टि से मैं मानता हूं कि आप मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सबकी है। मीडिया की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? मोबाइल मीडिया वैन्स रहेंगी, वहां पत्रकार पहुंच पाएं, उनको पहुंचाने की क्या सुविधा होगी, बिठाने की क्या सुविधा होगी, ये सब लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, आपने चर्चा करनी है। लेकिन इसके राजनीतिक बहस के जो मुद्दे हैं, जिन स्थानों पर, जिन प्रांतों पे जाएगी, एक दिन पूर्व अगर उसका नोट पहुंच जाए कि यहां के स्थानीय विषय ये हैं, उससे लोगों के साथ जुड़ने में अपने आप को लाभ रहता है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार का आयोजन, जिसकी अनंत जी ने और उनकी टीम ने बहुत मेटिकुलस डिटेल्स बनाई हैं, इसके पीछे आयोजकों का और जो कार्यकर्ता उसमें भाग लेते हैं और हर स्थान पर जो उसमें भाग लेते हैं, उनका अनुशासन, जो विषय तय हुए, जो मुद्दे तय हुए, जो नारे तय हुए, अपने आप को वहां तक सीमित रखना। उसके अतिरिक्त एक अनुशासन इसमें, और स्वाभाविक है अनुशासन चाहिए भी। कल हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसे विवाद हों जिसमें कि कोई अनधिकृत चीज बोल रहा है, विषय यात्रा के ये चल रहे हैं और मैं भाषण किसी और विषयों पे कर रहा हूं। ये मेरी निजी राय थी, इसमें कोई निजी राय नहीं, ये संगठन की गतिविधि है। जो एजेंडा तय है उसी एजेंडा के मुताबिक चलना है। जो पैम्फलेट या पोस्टर या बैनर या नारे अपने जो तय हैं वो लगाने हैं। जो लोग कार्यक्रमों में वहां बोलेंगे, कई बार बहुत बड़ी सभा है, यात्रा पहुंचने से पहले कई स्थानीय वक्ता बोलेंगे, एक एक शब्द क्या बोलते हैं ये कई बार हम लोग भूल कर जाते हैं। मुझे मालूम नहीं था ये व्यक्ति क्या बोलेगा, मैंने तो बहुत इनोसेंटली उसको अलाउ कर दिया विश्वास करके, और वो कुछ और बोल रहा है। अनावश्यक विवाद इन्हीं घटनाओं की वजह से बनते हैं। और इसलिए मैंने इसलिए कहा, मैंने कोई इस दृष्टि से नहीं कि हमारी पार्टी का और हमारे यहां जो राज्यों में भी मीडिया के मित्र आते हैं कवर करने के लिए, वो अपना काम करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन हमें एक अनुशासन के साथ जो विषय तय हुए हैं और जिस एजेंडा को हम लोगों ने करना है, केवल उस एजेंडा की दृष्टि से
हम लोग विषय सामने रखें। और 40 दिन अगर यात्रा 38-39 दिन चलती है तो ये सारे विषय सामने आएंगे, तो देश में विभिन्न स्थानों के ऊपर स्वाभाविक रूप से इसका प्रचार भी होगा, जनता तक चर्चा भी पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है कि इस पूरी अवधि काल में कई घटनाएं ऐसी होती हैं देश भर में, उस पर टिप्पणी करना भी आवश्यक रहता है। जो लोग फील्ड में हैं उनके लिए मीडिया के साधनों तक पहुंचना, आजकल तो वैसे साधन हैं जिसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, कई बार कठिनाई भी रहती है। इसलिए जानकारियां रहें। रोज सुबह आरंभ में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, हर रोज जहां पर हॉल्टिंग पॉइंट होगा, उसके स्टेटमेंट्स, उसके लिए इनपुट्स, उसको तैयार करने की सुविधा, ये सारा वहां के स्थानीय मीडिया सेल्स को करना पड़ेगा। और इसलिए ये हमारा कार्यक्रम है और इसकी तैयारी की दृष्टि से जो जो विषय माननीय अडवाणी जी और उनके अन्य सहयोगी उठा सकते हैं, उसका फीडबैक वहां देना, उसको तैयार करने की सुविधा देना, मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं, इसकी तैयारी करना, और फिर मीडिया वालों का अपना अधिकार है, उसमें से कितना छापते हैं, अन्य चीजें कितनी लिखते छापते हैं, वो उनका अपना अधिकार है, ये जनता तक पहुंचना। जिनका वो काम में करेंगे, आप अपने एजेंडा के साथ बंधे रहो, सिंगल माइंडेड फोकस के साथ जितने गवर्नेंस के और अन्य विषय स्वच्छ राजनीति के हमारे हैं, उस अभियान के साथ जुड़े रहो। आप अपनी बात कहते रहो, किसी को जितनी लेनी है उतना लेंगे, लेकिन अपने फोकस से डीफोकस होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैंने बीच में कहा संकेत में, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारे क्षेत्रों में जहां जहां निकले, ये जो मैंने एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल फंक्शन की बात की है, इसलिए उससे अलग, उससे डिविएशन ना हो। कई बार उससे डिविएशन होती है तो फिर इशू डाइवर्ट होने की भी संभावना अधिक रहती है। इसको हम लोग मद्देनजर रखें और निश्चित रूप से यात्रा को आप लोग सफल बनाएंगे। बहुत, आज 7 तारीख है, 4 दिन के बाद आरंभ होनी है। बाकी जानकारियां आपको आनंद कुमार जी दे चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।